नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के विषय इंग्लिश लिटरेसी पार्ट 1 की पाठचर्या का आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का करिकुलम है। इसमें आपका बिहेवियरल स्किल, इंग्लिश लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट वर्कप्लेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, एसेंशियल्स स्किल्स फॉर सक्सेस, लेबर वेलफेयर, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कस्टमर इंटरेक्शन या सर्विस। ये आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का करिकुलम है, जिसमें से मैं आपको इंग्लिश लिटरेसी के बारे में बताऊंगी। ये आपका आज के टॉपिक्स हैं। आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, पंक्चुएशन, सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में बताऊंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश का महत्व, इंग्लिश सीखने का क्या महत्व है। इंग्लिश सीखने के कई महत्व होते हैं। जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश का बहुत रोल है, जो हमारे व्यवसाय या नौकरी में हमें आगे बढ़ने में मददगार होता है। तो चलिए अब हम इसे पॉइंट वाइज जानेंगे। सबसे पहला है हेल्प्स टू गेट अ बेटर जॉब। हेल्प्स टू गेट अ बेटर जॉब, ये हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में सहायक होता है। दूसरा है इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तीसरा है हेल्प्स टू स्टडी इन हायर एजुकेशन विच इज़ मोस्टली इन इंग्लिश, यह उच्च शिक्षा में काफ़ी सहायक होता है, जो कि ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं। चौथा है helps to understand people and their culture when we travel to various cities of India and abroad। यह हमें दूसरे शहरों और दूसरे देशों के लोगों व उनके कल्चर्स को समझने में आसानी प्रदान करता है। पांचवा पॉइंट है मेक्स ईजियर टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर एंड इंटरनेट, यह हमें कंप्यूटर और इंटरनेट को समझने में आसानी होती है। 6 पॉइंट है हेल्प्स इन टीचिंग टू स्टूडेंट्स, हमें बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। 7 पॉइंट है वी कैन अंडरस्टैंड वेरियस सब्जेक्ट्स, हमें और भी विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स को समझने में आसानी होती है। 8वां पॉइंट है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें विभिन्न प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज़ एंड सॉन्ग्स, हमें इंग्लिश मूवीज़ और सॉन्ग्स को समझने में आसानी होती है। तो आज हमने जाना कि इंग्लिश सीखने के क्या महत्व हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हम नाउन। नाउन संज्ञा। नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे माई नेम इज़ मोहन, माई नेम इज़ मोहन, तो इसमें मोहन एक पर्सन का नाम है। दूसरा ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें स्कूल एक प्लेस है, ये एक जगह का नाम है। तीसरा है आई हैव ए पेट डॉग, आई हैव ए पेट डॉग, इसमें डॉग एक एनिमल है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ टेबल, इसमें टेबल एक थिंग है। तो ये सब हमारे नाउन कहलाते हैं।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। इसमें पहला है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स इन जनरल। द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स इन जनरल। जिस शब्द से किसी व्यक्ति की जाति वर्ग या श्रेणी को संबोधित किया जाए वो कॉमन नाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। इसमें रेस्टोरेंट हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे है? रेस्टोरेंट तो कई होते हैं बट इसमें रेस्टोरेंट का नाम नहीं लिखा है, इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन है। सेकंड है बैंक क्लोज एट 3 o'clock। सेम इसमें भी है, बैंक तो कई ढेर सारे होते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर एक बैंक का नाम नहीं लिखा है, तो इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन हो गया है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर। द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर। जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करें, जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करे वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, पहला है मीरा इज़ अ गुड गर्ल। मीरा इज़ अ गुड गर्ल। इसमें मीरा हमारा प्रॉपर नाउन है। दूसरा है लखनऊ इज़ इन इंडिया। लखनऊ इज़ इन इंडिया। इसमें लखनऊ और इंडिया दोनों ही हमारा प्रॉपर नाउन है। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज होल। जो कई लोगों या वस्तुओं के समूह को संबोधित करे वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है एन आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। जहाँ पे बहुत ढेर सारे सोल्जर्स का कलेक्शन हो वो एक आर्मी कहलाता है। दूसरा है क्राउड अ कलेक्शन ऑफ पीपल। जहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग हो, जहाँ पे बहुत ढेर सारी भीड़ हो वो आपका क्राउड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो किसी के गुण, एक्शन या अवस्था को बताए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका क्वालिटी। क्वालिटी में जैसे गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम। दूसरा है एक्शन। एक्शन कैसे? लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, हेटरेड। तीसरा है स्टेट। स्टेट कैसे? चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लीप, सिकनेस, डेथ। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएंगे। काउंटेबल नाउन जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन कहलाता है। काउंटेबल नाउन को हम हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसको हिंदी में हम असंख्येय संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अनकाउंटेबल में हम जैसे राइस, ऑयल एट्सेट्रा, ये हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा है काउंटेबल नाउन, जैसे आपका बुक्स, पेन्स एट्सेट्रा, ये आपके काउंटेबल नाउन में है। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन।
प्रोनाउन इज वर्ड दैट इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन। नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो प्रोनाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। इसमें हरी नाउन है और ही प्रोनाउन है। यहाँ पर हम ही की जगह पे हरी का प्रयोग कर सकते थे, बट वो सुटेबल नहीं था यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पर ही का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है दैट इज रवीना शी इज माई फ्रेंड। सेम हेयर, यहाँ पर रवीना नाउन है और शी प्रोनाउन है। एक नाम को अगर हम जगह जगह पर यूज़ करेंगे तो वो हमारा देखने में व बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम वहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है लुक एट माई मोबाइल इट इज़ न्यू। इसमें मोबाइल हमारा नाउन है और इट प्रोनाउन है। तो ये है आपका प्रोनाउन। अब आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपके आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। वैसे प्रोनाउन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो बोलते हैं वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, माई, माइन, मी, ये आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। दूसरा है आपका सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो सुनता है वो, जैसे यू, योर, योर्स, ये आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। तीसरा है आपका थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या आते हैं? ही, शी, इट, हिज, हर, हिम, ये सब आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। ये क्या है? क्रिया क्या है? अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो किसी कार्य को, जिसमें से किसी कार्य को दर्शाया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक शब्द जो किसी सब्जेक्ट के, किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन के काम को या स्थिति या अवस्था को बताता है वो वर्ब कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है द मैन सेव्ड हिज वाइफ। द मैन सेव्ड हिज वाइफ। इसमें सेव्ड आपका वर्ब है। बिना वर्ब के हम वर्ड को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें से हम ये सेव हटा दें, सिर्फ सिंपल सा बोले द मैन हिज वाइफ, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है। द मैन हिज वाइफ, ये कंप्लीट सेंस, इसका सेंस नहीं निकल रहा है। इसलिए हमने यहाँ पर एक वर्ब यानी कि सेव्ड को लगा दिया, जिससे हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, एक सेंस निकल रहा है। द मैन सेव्ड हिज वाइफ। सेम आपका दूसरे एग्जाम्पल में है आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। अगर इसमें से भी हम एक्सेप्ट हटा दें तो आई द जॉब ऑफर, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेप्टेड का प्रयोग किया है। एक्सेप्टेड का प्रयोग करने के बाद हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है। आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। इसलिए हमारे कुछ भी बोलने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, जैसे रवि ईट्स फूड। रवि ईट्स फूड, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा फूड है। दूसरा है राज इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल है
द डॉग बार्क्स, द डॉग बार्क्स। इसमें डॉग सब्जेक्ट है और बार्क्स वर्ब है, तो ये हमारा बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस है। दूसरा है ऋषि प्लेज, इसमें ऋषि हमारा सब्जेक्ट है और प्लेज हमारा वर्ब है, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, तो ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना ये समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। इसकी डेफिनेशन है एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन। जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है किंगफिशर इज़ अ कलरफुल बर्ड। किंगफिशर इज़ अ कलरफुल बर्ड। इसमें किंगफिशर की विशेषता क्या है कि वो एक कलरफुल बर्ड है। दूसरा है राकेश इज़ अ पंक्चुअल स्टूडेंट। राकेश इज़ अ पंक्चुअल स्टूडेंट। इसमें राकेश की विशेषता क्या है कि वो एक पंक्चुअल स्टूडेंट है। तीसरा है कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़। कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़। इसमें कोविड-19 की विशेषता क्या है कि वो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें किसी नाउन का गुण बताया जाए, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जैसे गीता इज़ वेरी ब्यूटिफुल। गीता इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इसमें गीता की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटिफुल है। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें नाउन की क्वांटिटी को बताया जाता है। नाउन की क्वांटिटी को जिसमें बताया जाए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे शी हैज़ इनफ मनी। शी हैज़ इनफ मनी। इसमें क्वांटिटी बताया गया है बट हमने इसको डिजिट में नहीं बताया है। शी हैज़ इनफ मनी। तीसरा है न्यूमरल एडजेक्टिव। तीसरा है न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब इसमें हम नंबर शो करते हैं। जैसे यू हैव 20 रुपीज़। यू हैव 20 रुपीज़, तो इसमें हमारे 20 रुपीज़ काउंटिंग में है, तो ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को जो पॉइंट आउट करे वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे दिस चेयर इज़ ब्राउन। दिस चेयर इज़ ब्राउन, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसमें प्रश्न पूछे जाएं वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हुज बुक इज़ दिस। हुज बुक इज़ दिस, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसमें किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर बताया जाए किसी वस्तु या चीज़ के बारे में, तो वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे दिस इज़ माई शर्ट। दिस इज़ माई शर्ट, तो इसमें हमने शर्ट को बताया है कि ये मेरी शर्ट है। नेक्स्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जिसमें किसी बात पे पूरा जोर डाला जाए वो आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे आई नीड दैट वेरी बुक। आई नीड दैट वेरी बुक, तो ये आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जिसमें अचानक किसी खुशी या दुख या अचानक की गई फीलिंग को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हाउ टॉल ही इज़, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन
विराम चिन्ह। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशंस आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस और डिवाइड अ सेंटेंस इनटू मैनी पार्ट्स। मतलब पंक्चुएशन एक ऐसा सिंबल होता है जिसका प्रयोग हम वाक्य के ख़त्म होने या वाक्यों को अलग अलग करने में करते हैं। Their usage is important in written language as it conveys the meaning of the sentence properly. इसका प्रयोग हम लिखने में करते हैं जिससे वाक्यों को समझने में आसानी होती है। दूसरा है punctuations are full stops, comma, question marks and exclamation marks. पंक्चुएशन का प्रयोग हम वाक्य के समाप्त होने पर करते हैं या कई चीज़ें अगर बार बार आ रही तो वहाँ पे हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछते हैं हम किसी से तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, और अगर हम अपनी खुशी या दुख को जाहिर करते हैं तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे सारे मार्क्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर एंड प्लूरल्स आर यूज्ड टू टेल वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग और मोर देन वन थिंग। जहाँ एक वस्तु हो या एक से अधिक वस्तु हो वहाँ हम सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स लाइक्स टू रीड बुक्स, तो यहाँ पे हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो बुक्स को लाइक करता है। दूसरा है राहुल्स बुक हैज़ बीन स्टोलन, राहुल की किताब चोरी हो गई है। तो राहुल की एक बुक चोरी हुई है तो ये आपका सिंगुलर है। अब आता है प्लूरल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी काउंटेड। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो उनका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ट्री, चेयर, टेबल, पेंसिल एट्सेट्रा। दूसरा है फॉर वर्ड्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड प्लूरल इज़ नॉट फॉर्म्ड। फॉर वर्ड्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड प्लूरल इज़ नॉट फॉर्म्ड। जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे टी, ऑयल, राइस, शुगर एट्सेट्रा। अब आपका आता है प्रशिक्षण का सारांश। मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो आज हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, पंक्चुएशन, सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में पढ़ाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का दिया गया प्रशिक्षण समझ में आया होगा। प्रयुक्त संदर्भ मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक NSQF पब्लिश्ड बाय नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट और दूसरी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पब्लिश्ड बाय एस चंद पब्लिकेशन द्वारा बुक है। धन्यवाद।